Thank you so much. I am feeling honored because I always since my childhood, I always wanted to become a writer like Anamika. I belong to same place, Muzaffarpur, which Anamika belongs, and I am feeling honored because in first time in my life, I am talking here with Anamika Di. Off stage, we've been talking, of course, endlessly. But on Now, stage, yes. Hi. Nishtha Gautam is here, the translator of Sita's, translator of, the original novel is Trindhari Oat, and Nishtha translated it Sita's Well. And first, I start with Nishtha only, how did you come to this title, this Sita's Well? It's very direct and very meaningful also. It is very different from Trindhari Oat also. Actually, it's not very difficult from Tirendhari oat. The idea of taking oat, किसी चीज़ की आड़ लेना, and a whale is supposed to be doing that. Sorry, I'm breathless. I came running. My eye is not all right. So, please bear with me. So, when we say that we are saying something, hiding behind something, right? That's the idea of oat that I was looking at. But I was also looking at the idea of a veil. What is a veil? Who needs a veil? What does a veil do? What needs to be veiled? What needs to be unveiled? What is the idea of unveiling? A book has been unveiled, a monument has been unveiled, which means that something that is meant to be hidden for a particular period of time is now accessible. Now, the idea of access, who can access what? Who has the access to what? And what is even considered something that needs only limited access, right? Now, Jaipur Literature Festival is accessible to everyone, for example, right? And then there is the idea of Sita. क्या सीता को किसी वेलिंग की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. क्या सीता को किसी ओट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. क्या सीता को किसी तृण की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. तो वो फिर क्यों लेती थी अपने हाथ में? तो क्या एक महिला को वेल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. वेरी न्यू इंटरप्रिटेशन. दीदी, आपकी सीता जो है वो बहुत अलग है. माइथोलॉजिकल सीता बहुत सारे फिक्शन में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट की गई है, लेकिन आपकी सीता समाज सुधारक है और वो आदिवासियों के बीच काम करती है. तो ये सीता आपको कहाँ से आई? सीता का एक मैथोलॉजिकल रूप है, सीता के अपने एक लोकल रूप है जो तिरहुत और मिथिला के हम जैसे लोग उनको एक अलग तरह से देखते हैं. तो आपको ये सीता कहाँ से मिली? ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट जोन से मिली, गाज़ा पट्टी से मिली, उन सारे युद्ध इलाकों से मिली जहाँ पे नरगिस मुहम्मदी जैसे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं एक लंबे समय से युद्ध क्षेत्रों पे. वैसे तो फेमिनिज्म आंदोलन ही जो था उसका जो आदि रूप था विश्व युद्ध के बाद, लिबरल फेमिनिस्ट सबसे पहले जुटी थी, एकजुट होकर उन्होंने निशस्त्रीकरण का मामला सामने किया था. स्त्री आंदोलन के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि एक बूंद खून बहाए बिना इसने मनोवैज्ञानिक परिवर्तन घटित करने की कोशिश की है और जहाँ भी रक्तपात हुआ है उसके खिलाफ एक नैतिक बल के साथ गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा का जो दर्शन था वो स्त्रियों से ही लिया था. स्त्रियां रूठती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक मूक प्रतिकार करती हैं जो कांता सम्मित उपदेश जो मम्मट कहते थे कि साहित्य का उद्देश्य है हृदय परिवर्तन, मर्म स्थान पे प्रहार करके हृदय बदल देना. वो ही मुझे इतने जो अफ्रीका में दुनिया के जितने भी इलाके हैं जहाँ संघर्ष है वहाँ शांति सेनानियों की तरह जो उभर रही हैं स्त्रियाँ, मुझे प्रभात उसका मॉडल अपनी सीता का वहाँ से मिला. क्योंकि वो मैंने कल्पना की कि राम को चिट्ठी लिखते हैं, हम रिमोट कंट्रोल मैरिज के समय में रहते हैं,
पति कहीं और पोस्टेड हो सकता है, हम कहीं और पोस्टेड हो सकते हैं, और एक टेलीफोन तो नहीं लेकिन मना संवाद चल सकता है। मैंने उसको कल्पना की है कि वो चिट्ठियाँ भेजती हैं, राम जो है वो उनसे एडवाइस लेते हैं, परामर्श लेते हैं, तो वो राम को कहती हैं कि जो जनजातियों के शमन के लिए राक्षस जाति एक जनजाति के रूप में उसकी कल्पना की गई है कि उनके दमन के लिए आप बार बार सेना क्यों भेजते हैं, आप संवाद की कोशिश करिए, और जहाँ तक संस्कार के परिवर्तन का सवाल है वो शिक्षा से होगा, धीमे धीमे होगा, और उसके लिए मैं लव कुश को तो पढ़ा ही रही हूँ, सिंगल पेरेंट की तरह एकल मातृत्व की का एक मॉडल मेरे मन में है। मैं उसके साथ साथ जंगल के और बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, और मैंने ये कल्पना की है कि वो वाल्मीकि के आश्रम में अपनी इच्छा से आती हैं क्योंकि घर गृहस्थी बहुत हो गई। भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब मनुष्य चाहता है कि कुछ बृहत्तर प्रयोजनों से जुड़े। तो मेरी सीता राम के से कहती है तुम राजकाज संभालो, मैं जंगल में स्कूल संभालती हूँ अपने 2 बच्चों के सहारे। सिर्फ जैविक मातृत्व ही मेरे मन का आश्रय नहीं है, जंगल में जो भी बच्चे राक्षसों के, दानवों के बच्चे प्रतिशोध पीड़ित होकर शांति भंग कर रहे हैं, मुनियों की तपश्चर्या भंग कर रहे हैं, मैं उनको प्रतिशोध से मुक्त करूंगी, और प्रतिशोध से मुक्त करने का उपाय अच्छी शिक्षा ही है। तो वो इस तरह से एक संकल्पना लेकर जाती हैं और राम को लगातार परामर्श करती हैं युद्ध के खिलाफ, संवाद के पक्ष में और शिक्षा के पक्ष में। दीदी, देयर आर सो मेनी मदर्स इन दिस नॉवेल। सीता की माँ है, सीता है, राम की माँ है, 10 महाविद्यास, मदर अर्थ एंड सीता herself in different भवन एंड महाभावास। हु इज द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? कौन सी माँ है जो आपके दिल के सबसे करीब हैं? मदर अर्थ के रूप में आप इनको वो देख माँ मदर अर्थ ही सबसे करीब है, जिसको सीता, जिसके गर्भ से वो सारी बच्चियां जो छोड़ दी जाती हैं, कूड़ों पे छोड़ दी गई हो या कुओं में छोड़ दी गई हो, गर्भपात जब जबरदस्ती करा के जिनको छोड़ा गया हो, उनको पैदा नहीं होने दिया हो, जन्म के पहले मार डाला गया हो, और अगर पैदा होने की जरूरत की हो उन्होंने तो किसी तरह उनको किसी तरह आघात पहुंचाया हो। सीता इसी तरह की फाउंडलिंग थी, वो पड़ी हुई मिली थी। वो उन सब बच्चियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको कभी भी अभिभावकत्व की छाया नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने बाद में मिली, लेकिन एक वैसे व्यक्ति से मिली जो जैविक पिता नहीं था, जैविक माँ नहीं थी। तो मेरे मन में ये हमेशा से एक संकल्पना रही है कि जैविक मातृत्व तो पूर्णता देता है, लेकिन उसके बराबर ही पूर्णता देता है अपने बच्चों का चेहरा दुनिया के सब बच्चों में देखना, या जो सबके ठुकराए हुए हों उनको भी माँ की आँख से देखना। पूरी धरती में मेरा बच्चा सामने बैठा है, मैं बचपन से उसको, उत्कर्ष को यही कहती हूँ, और देखिए वो अपनी बच्ची को गोद में खिलाता है, वो उसकी माँ है। नए नवल पुरुष की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो माँ बन के दिखाए, पूरी धरती की माँ बन के, पूरी धरती को माँ की निगाह से देखना सीखे। अगर माँ की निगाह से दुनिया के पूरी धरती को देखना सीख जाएंगे नई शिक्षा के बाद पुरुष, तो वो हिंसा नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए पूरी धरती का जो पर्यावरण है, हमेशा से भारत में दुनिया के सभी वर्णों का बंधु परिवार ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी एक
बृहत परिवार रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कथा सरित सागर में हो, पंचतंत्र में हो, कहीं भी हो, आप देखते होंगे कि महाभारत और रामायण में भी लगातार, मुझे लगता है कि शेक्सपियर के निष्कासित ड्यूक जैसे हमेशा जंगलों में जाते थे। हमारे यहाँ भी एक योजना के तहत जितने भी महाभारत हमारे एपिक्स हैं, वो सब के सब भारत भर में घूमते फिरते हैं। वो महल की सीमा से निकलते हैं और बंधु परिवार बनाते चलते हैं और पूरी जीव जंतुओं को भी माँ की निगाह से बहुत देखते बढ़िया हैं। आपने बात कही। ये मॉडर्न लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में बस एक राइटर में आपसे पहले ये पशु पक्षियों और प्रकृति को भी परिवार का हिस्सा मानने का भाव महादेवी वर्मा के मेरा परिवार पुस्तक में आता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसके बहुत करीब आपको पाता हूँ। निष्ठा, बहुत दिलचस्प बात है मेरे लिए। मैं हिंदी का राइटर हूँ, हिंदी का रीडर हूँ। रीडर हिंदी का नहीं हूँ, राइटर हिंदी का हूँ। लेकिन और दीदी का बहुत आर्डेंट रीड, मतलब बहुत उनकी हर चीज़ मैंने पढ़ी है। लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने तृणधरी ओट पढ़ने से चूक गया था और मैंने पहली बार उस नॉवेल को सीताज वेल में पढ़ा क्या और बात है। ट्रांसलेशन इतना अच्छा मुझे लगा। और लेकिन एक बात फिर भी मेरे अंदर उससे उससे एक इंक्विजिटिवनेस मेरे अंदर बढ़ी। मेरे अंदर ये बात उठी कि अनामिका दी के लैंग्वेज में लोकल इकोज, वहाँ की भाषा, वहाँ की फीलिंग जो है वो बहुत, वो ध्वनि उनके इनहेरेंट है उनकी पोएट्री में, उनके सारे प्रोज में। और वो उस न्यूआंसेस को आपने कैसे पकड़ा? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से, मुझे ऐसा लगा एक एलियन लैंग्वेज में करते, मुझे हमेशा लगा कि एक चैलेंज कैसे होगा पढ़ते हुए। मैं इसीलिए पढ़ता चला गया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है अनामिका दी को ट्रांसलेट करना, क्योंकि उनकी जो भाषा है उसकी ज़मीन तो बचिका में है, मुजफ्फरपुर और तिरहुत की उस भाषा में है। उससे उससे आपने कैसे, हाउ डिड यू फेस दैट चैलेंज? क्योंकि मैं भी आगरा की लड़की हूँ, आगरा, मथुरा और वृंदावन की लड़की हूँ। ये सीता के यहाँ की हैं तो मैं राधा के यहाँ की हूँ। लीला भाव दोनों में लीला है। लीला भाव दोनों में है, श्रृंगार दोनों में है। और हम भूल जाते हैं कि श्रृंगार जो सीता के पर्सनालिटी में और जो सीता के ज़िंदगी के जो भी, मतलब जिस तरीके से उनकी हम when we look at her life not as a goddess but as a woman, we tend to forget that she's a lover first. She fell in love with Ram when he's there at the Swayamvar. I am very familiar with Shringar. I grew up with Shringar. And one of the critics, one of the reviewers of the book has said that the book Sita's Veil is even more acutely aware of the Shringar in Sita's life. So I think some of my my familiarity with Anamika ji's expression came from that familiarity. But having said that, it was not easy to translate Trinidhari Ode, because not only the regional sort of intrusions, so-called intrusions into the mainstream Hindi-ness of the novel, because we like to keep these hierarchies in place, that this is what the canon is and rest everything is somehow encroaching upon it. But she does not believe in that. And before her, somebody called Pranishwar Nath Renu had done this with Mela Aanchal. Like, how does one translate Mela Aanchal? It's very difficult. It looks like a Hindi novel, but it is not a Hindi novel. It is something else, right? So Anamika's novel looks like a novel, but haha, you open the pages and you realize that it's a collection of letters, it's a collection of regional poetry, it's a collection of poetry from different parts of the world, from different times, from different languages. Not necessarily all of them originated in this geographical space. So how does one do justice to that? And I think my guiding force there was the idea of respect for not just Anamika ji, but also the reader. And you, Yeah. I'm very glad, picked up Sita's Veil before you picked up the Trinidhari Ode. original, because that is the test of the translator. Because the translator is not just doing a word-for-word translation. The translator, in my opinion, because I've also been a student of translation, is also trying to convey the sentiment of
not just the characters, the narrative, but also the life of the author herself. And I think I was able to get that one trin to guide me through. तो मैंने भी वही तृण धरी ओट ले ली कि भाई I'm going to be very respectful to my author. I'm going to be extremely respectful to my readers. I'm not going to be esoteric at all. I'm so happy, it just struck me in Nishtha when you were talking. The Trin also means Tinka. It does mean Tinka. And Tinka Tinka jod ke na chidiya banati hai naya ghonsla. Sometimes birds leave the nest and the same straws are carried forward in a way and they're molded into another nest for some other egg to rest. So actually I've also tried breaking hierarchies. One of the objectives of translation and also of writing is border crossing. So the way, and it's, giving equal credit to the person who is carrying the message forward, debating forward. So you've done this and I'm very happy about it, that you've carried the nuances ahead. Thank you. Prabhat, I need to tell one story about it. When we were designing the cover, the publishers were designing the Very cover. beautiful cover, yeah. Thank you so much. I mean, the cover for the original book was sensational, and I was like, oh my God, how does one match that kind of beauty? But then, the designer, the publisher, and the author, myself, we just all put our heads together. But what I'm trying to tell here is that Anamika ji is one of the most gracious people that I've ever met. And I'm so glad that my first work of translation had her blessings, and only blessings, never This is intrusion. your first work of translation? Yes, first published work of translation, yes. And it was not just her blessings, but also her ability to treat me as a co-author. So whenever we are at dinner parties, either, as part of literary events or, our social gatherings, she says she's my co-author. Ye inka badappan hai. Because the first session of JLF 2026 with Daisy Rockwell and Deepa Bhashti, Booker awardee translators, they raised this idea that the idea of translator, of the translator being at a lower rung of the literary hierarchy is just an excuse to deny them the credit. And Daisy says, and money. Yeah. And That's my pain also. Yes, and I have no qualms in admitting this. I got equal respect from not just her, but also my publisher, and I also got paid. I have no idea whether it was at par with the author. I'm not bothered about that. But the respect I received from both the publisher and the author, that's all that a writer lives for, essentially. आप अगर नाम देखेंगे, her mail, I remember, she said, Aditi, my name and Nishtha's name, they need to be identically fonted and sized. That's Actually, great. कौन we कहता are है all ऐसे? fighting against Your publisher hierarchies. is also a great fan of you, and as a Hierarchies. reader, I have also become a great fan of you. नहीं, ऐसा कौन कहता है कि नहीं मेरा और ट्रांसलेटर का नाम, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पे फाइट होती है कि मेरे नाम की प्लेसमेंट ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए. मेरा नाम बड़ा होना चाहिए और बड़ा translator का होना छोटा चाहिए, होना प्रोमिनेंटली होना चाहिए. इन्होंने कहा कि नाम बिल्कुल ऊपर, मतलब जैसे जो फॉन्ट मेरा होगा वो निष्ठा का होगा. बहुत अच्छा कवर है और नाम ने तो खैर मैजिक है. सीताज वेल में त्रिनधरी ओट से ज़्यादा मैजिक है. इंटरेस्टिंगली मैंने न सिर्फ इस किताब को सबसे पहले पढ़ा, बल्कि आई रोट अबाउट इट फर्स्ट. मैं त्रिनधरी ओट पे मैंने अभी तक नहीं लिखा. हो सकता है मैं आगे चल के कोई एक लंबा लेख लिखूं इस ट्रांसलेशन को लेके, क्योंकि बहुत फैसिनेटेड ट्रांसलेशन मुझे लगा. लेकिन यू चोज द नॉवेल और नॉवेल चोज यू. Actually, both. And the story started at a JLF stage in 2023. So I was doing what you were doing, talking with two women. And it was the first session of JLF 2023. And so I kind of cried during the session
because I was overwhelmed by emotions. I loved the book and the way she explained the book, the way she explained the nuances. I was like, okay, this deserves a wider audience. And I got off the stage. I went to the publisher. I said, listen, this book needs to be translated into English because, like it or not, English allows you a canvas that is not available to any other language in India at the moment. It has become the lingua franca, right? And there's no need to fight English, really. We are both professors of English literature, so we understand, the value of English language and literature. I just went down and I told Aditi, listen, this is going to be translated into English and I'm going to translate it. That's great. Yes. And people who know me know it, how uncharacteristic this step is for me, because I never ask for anything. And I've written about it in the introduction that this was the second time I actually asked or demanded something. The first time being asking my husband, will you marry me? So this was actually the other way around. So I said, I actually gave him the wedding ring and I said, Praveen, are you going to marry me? That's great. And he said, he just woke up and he's a late riser and he just looks at me and says, what are we talking about? And he looks at the ring and because I'm on my knees and he says, yes, is there any other answer? And I think I put Aditi in that similar situation and she's like, neki aur pooch pooch. Mujhe aaj tak uska jawab yaad hai. So I think the book chose me and I chose the book the way I chose the man in my life. थैंक यू दीदी, इसमें सारे कैरेक्टर्स अलग हैं, बट आपका जो रावण है कुछ उस रावण के बारे में पता है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द माइथोलॉजिकल एंड एनी अदर हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रावण. थोड़ा थोड़ा मुझे वयम रक्षामा की याद आती है, लेकिन ये बहुत अलग है. थोड़ा ये इस रावण तक कैसे पहुंची आप? जी, कि मेरी जो कल्पना है इस दुनिया की और आप सबकी, हम जब यहाँ जो भी बैठे हैं उन सब की, कि एक दोस्त समाज बने, दोस्त पुरुष हो, स्त्री पुरुषों में दोस्ती का रिश्ता हो, जितने भी ध्रुवांत हैं वर्गों के, वर्णों के, नस्लों के, वो ध्रुवांत आपस में गले मिले, दोस्ती का रिश्ता उनमें कायम हो, भेड़ भेड़िया का रिश्ता ना रहे. और हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर हमारा पूरा साहित्य ही नहीं, हमारा धर्म चिंतन और दर्शन भी आधारित है. पछतावा होता है और पछतावे के बाद मनुष्य बदलता है. हमारे सामने बुद्ध के अंगुलीमाल की कहानी है, खुद वाल्मीकि की कहानी है कि कभी अचानक कुछ ऐसा हृदय के तार पर बज जाता है कि आदमी अपने किए दिए को एक तरफ करके एक दोबारा पुनर्जन्म जो है वो इसी जन्म में हो जाता है आदमी का, जब आदमी संकल्प सिद्ध हो. तो रावण का क्यों नहीं होगा? वो इतना बड़ा विद्वान था और सीता की सराहना उसने लगातार की थी. पहले वैधानिक ढंग से वो उसके स्वयंवर में जीतने गया, लेकिन वो विनयावनत नहीं था, वो अहंकारी था. तो शिव का धनुष जो स्वाभिमान का प्रतीक है, किसी जनजाति की या किसी जाति की स्वाभिमान का प्रतीक है. जाति का मतलब मैं यहाँ पर कास्ट नहीं ले रही हूँ, किसी देश के भूखंड के लोगों का, वो उससे नहीं टूटा, वो नहीं टूट पाया. उसके बाद वो इंतज़ार करने लगा कि कहीं इसके लोगों से कोई चूक हो जाए तो मैं दोबारा इसके पास आऊँ. उस तरह से सीता के प्रति उसकी निष्ठा जो थी वो लगातार बनी रही, लेकिन उसने ज़बरदस्ती नहीं की. फिर राम के यहाँ थोड़ी सी या किसी तरह से लक्ष्मण रेखा टांगनी थी और एक प्रयोजन से धोना था, और दया से वशीभूत होकर दान के लिए वो जाती हैं सीता की चलो अगर कोई नियमावली है भी तो उसका उल्लंघन भी ज़रूरी है, करुणा से भरा कोई भाव नहीं. तो उसके बाद एक मौका मिलता है, वो उनको ले तो जाता है लेकिन वहाँ भी ज़बरदस्ती नहीं करता. फिर मैंने कल्पना की है कि
हमारे यहाँ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का नोशन है। जैसे पाठ का जब पुनर्जन्म होता है ट्रांसलेशन में, वैसे आत्माएं भी अपने संस्कार के हिसाब से दोबारा ट्रांसमाइग्रेशन, सभी सिर्फ हमारे यहाँ ओविड में, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं बड़े, उसमें देह बदल के, रूप बदल के, नए ढंग से लोग आते हैं। मतलब आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब एनर्जी, वो नया मैटर पहन के आ सकती है, ऐसी कल्पना हर जगह के साहित्य में की है। तो मैंने रावण के वध के बाद, जब रावण नए तरह के रूप में आता है जंगल में और देखता है सीता को कितना अच्छा काम कर रही है, तो उसकी नेह निष्ठा और बढ़ जाती। फिर वो वहाँ एक आयुर्वेद के आचार्य की तरह उनके साथ साथ काम करता है। सीता को एक आयुर्वेद की आचार्य के रूप में भी मैंने देखा है। हीलिंग क्या एक मोटिव लिया है। फिर वो धीरे धीरे एक बार अपना अकेलापन रुद्रवीणा की तरह बजा रही हैं, तो वो आके कहता है कि हे देवी, अब तो तुम्हारे राम भी तुम्हारे साथ नहीं है, कोई दुविधा तुम्हारे साथ नहीं है। तुमको दोनों बच्चे पालने थे, वो तुमने पाल पोस के पिता को और बृहत्तर समाज को दे दिए। अब तुम अकेली हो, अब तुम मुझे रुद्रवीणा सिखाओगी। ये एक संकेत वो करता है, संकेत में पूछता है, बहुत सभ्यता से पूछता है कि अपने जीवन में अब मुझे शामिल करोगी। सब्लिमेशन का के ही धरातल पे सही, देह के ऊपर हम इस उम्र में आ गए हैं कि देह भी अब हमारे देह की कछार से हम आगे चले गए हैं, वानप्रस्थ में आ गए हैं। क्या मुझे अपने जीवन में प्रवेश दोगी? और सीता हंसकर कहती हैं कि तुम हर तरह के इसके योग्य हो, लेकिन कोई किसी की रुद्रवीणा बजा नहीं सकता। खुद अपनी लकड़ियां काटो, अपना अकेलापन रुद्रवीणा की तरह बजाओ, प्रकृति ही सारे सुल्तान तुमको सिखा देगी। ये अपना अकेलापन ही है जो मनुष्य को समृद्ध करता। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ऑल अलोन। ये अलोन, सर्वसमावेशी मैं, जब आदमी का मैं जो इतना उसका बृहत बख्श हो जाए कि उसमें पूरा संसार समा जाए, तब जाके मुक्ति घटती है। वो सीता कहती है कि तुम मुक्ति के योग्य हो, इसलिए अपने रास्ते चलो। और मैं तो बहुत मुश्किल से अपने पास पहुंची हूँ। पूरी जिंदगी आदमी अपने पास पहुंचने की कोशिश करता रहता है, अपनी खुदी के पास। अपना वजूद रेनकोट की तरह कहीं टांग के आदमी दुनिया के गोरख धंधे निभाता है और फिर से अपने वानप्रस्थ में अपने पास लौटता है धीरे धीरे। अब ये अकेलापन किसी और के साथ जिसका कंपैटिबिलिटी लेवल अलग ही रहा है, वो क्यों किसी के साथ शेयर करना। और दूसरी बात है कि जो होना होगा स्वाभाविक रूप से होगा। संबंध वही सुंदर बनते हैं, जैसे निष्ठा ने कहा, जो अचानक पंखुड़ी खोल देते हैं, उनके पीछे बहुत योजना नहीं होती। दीदी यही Can I just add one line to it? I was listening to a fascinating session yesterday, which was very different from this one. Shobha De's session on desire. Now, this beauty of desire is something that Sita explains very, very clearly. Because she says, listen, I cannot. You know, what she's implying to Ravan is that, hey, I spent my life teaching Ram to be my equal. I don't have the energy to teach you. You know, why don't you learn it yourself and then maybe we'll meet somewhere. कि तुम अपनी रुद्रवीणा अपने आप काट छांट करो. It is metaphorical, it is lyrical. तो देखो, जब तुम्हारी भी रुद्रवीणा बजने लग जाएगी, मेरी तो मैं बजा ही रही हूँ, then maybe we'll have a concert together. I don't have the idea to train you. And that's exactly what Shobha was saying yesterday, that women have this, you know, this burden that nobody talks about, that even when it comes to desire, they have to train men to feel desire, their partners to feel desire the way that they feel. Because men have just, अभी वही रावण ने भी assumption कर लिया कि अरे देखो ये तो अब अलग हो गई हैं, now we do not have, अब तो हम बुड्ढे भी हो गए हैं,
बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए, तो चलो, you know, maybe now we can be together. And Sita is very gently, delicately telling, listen, I still need to feel desire for you. And yes, maybe one day I feel, but can you please like train yourself first? And then we'll get together. I don't have the patience anymore. And here comes my Very question. well said. This तो is- अनामिका दी, maybe this is the last question. अनामिका दी, आपके novels में मेरे ख्याल से आईना साज के बाद या 10 द्वार का पिंजरा के बाद से ना डायलॉग्स बढ़ने लगे हैं, अलग अलग टाइम के कैरेक्टर आते हैं, डायलॉग करने लगते हैं, सीता भी इसमें डायलॉग कर रही है लगातार। तो मुझे ये लगता है, और मारिया वर्गास लौसा ने लेटेस्ट टू यंग नॉवलिस्ट में लिखा है कि भाई राइटर के पास क्या होता है, पावर ऑफ परसुएशन होता है। वो जो लिखता है अगर उसके अंदर वो पावर है तो पढ़ने वाले को लगेगा कि ये सच है, मतलब ऐसा ही हुआ होगा। और ये, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब सारे सब मैत्री हो रही है, रावण और सीता की मैत्री की तरफ आपने क्यों नहीं सोचा? नहीं, मैंने वो मैत्री तो है, संभावना, मैत्री तो वही है, तो, वो एक ड्यूरेशन, सहचर्य है। ट्रेनिंग पीरियड उसको छोड़ दिया है ओपन एंडेड। रुद्रवीणा बजेगी तो कभी सुर ताल टकरा भी सकते हैं, लेकिन इमीडिएट ऑन डिमांड ऑन नहीं हो सकता कुछ भी। Absolutely. And I think, you know, that's the beauty here. I think there is that moment, and I have to stand up to explain that. When Sita is looking at Ravan from behind, she sees that his arms are exactly like Ram. Because वो क्या है? वो अजान बाहु है, right? राम के limbs जो हैं, उनकी जो arms है वो बहुत लंबी है. And she says, oh my goodness, ये रावण है, ये जो वैद्य जी है ये रावण है, क्योंकि उनकी भी बाहें बहुत लंबी है. So this awareness of the corporeality of Ravan is very clear, and she is uncomfortable in his presence. That okay, because there is this energy. Because Ravan is definitely attracted, infatuated, in love. He's initially infatuated, but then he is definitely in love with Sita. But is Sita back in love with him? Probably not. No. Can she fall in love with him? Probably yes. That is the open-endedness, and that is something that even the scriptures haven't given a conclusive answer for. Right. Sita takes up his case. I mean, when she argues with Ram, not only on Shambhuk's point, but also on Argu, she wants Ravan also to be given his due. So she has an argument, a very gentle argument. And arguments, to my mind, have to be gentle. If you choose to be aggressive, it doesn't take you anywhere. If you really want to make a point come home, you have to have the kind of gentle wit that Sita has. तुमने संवाद की बात की ना, 3 धरातलों पर संवाद होते हैं. सबसे पहला संवाद तो स्वयं से, उसके बाद उन तमाम इतिहास और पुराण के सारे मिथकों से और पहले लिखी हुई किताबों से जहाँ से ध्वनियाँ मिलती हैं, और उसके बाद अपने आसन्न परिवेश से, जैसे मैं उत्कर्ष से करूं, समन्विता से करूं, तुमसे करूं, उसके बाद बृहत्तर परिवेश से. सो इट्स लाइक अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो संवाद के इतने धरातल हैं, और जनतंत्र में संवाद के अलावा उपाय ही क्या है? संवाद के अलावा उपाय. नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू अनामिका दी और निष्ठा गौतम. यू हैव एनी क्वेश्चंस? या प्लीज गिव हर माइक. There is one thing that मैं पूछना चाहती हूँ अनामिका जी से. मैंने आपको बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जो आँखों में एक सहृदयता दिखी, और मैं एक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए पूछने का साहस शायद कर सकती हूँ. मुझे जस्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ उस लेखिका से कि क्या लेखनी की यात्रा यही है कि अंदर कुछ भूचाल मचे, और वो भूचाल ऐसा हो कि किचन में कढ़ाई चलते समय भी वो भूचाल चलता रहे अंदर, और फिर एक उत्सुकता हो कि ये क्या है, इसको जानूं अंदर क्या चल रहा है, फिर उसको अपनी लेखनी में उतारा,
फिर उतारा तो कई पंक्तियां कट गईं, फिर कुछ बची, फिर उससे एक संवाद शुरू हुआ कि क्या तुम वही हो जो अंदर थी। फिर वो संवाद जब फाइनली ऐसा लगा कि अब और कोई संवाद नहीं बचा है, अंदर खाली है, तब वापस उसको जाकर के लिखा। तो बिकॉज एक साइंस और कंप्यूटर साइंस वाला बंदा ये पूछ रहा है, क्योंकि अब मैं वो अपने उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मेरे अंदर जो खलबली है उनको लिखना चाहती हूँ, तो बस आपकी तरफ से एक दस्तखत चाहिए कि क्या यही लेखनी है। हमेशा ये समय वानप्रस्थ का बहुत सुंदर, ये धारणा ही बहुत सुंदर है। और पूरी दुनिया, पूरा समय करीब 45-50 वर्षों तक का दुनिया को एलिस इन द वंडरलैंड वाली आंखों से देखते, अपने भीतर की दुनिया को, बाहर की दुनिया को बीत जाते हैं, रेस्पेक्टफुली सबको सुनते हुए, ध्यान से, मान से। उसके बाद जो ध्वनियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, उन ध्वनियों से संवाद शुरू होता है, और वो संवाद फिर निनाद की तरह, जिसको मैं रुद्रवीणा की आवाज़ कह रही हूँ, वो फिर जब अंदर बहुत बार बज जाता है, तब जाके उसके नोटेशंस लिखे जाते हैं। तो पूरे विश्व, पूरी सृष्टि का जो संगीत है और भीतर का जो संगीत है, वो एक अलाइनमेंट जब पा जाता है, स्त्रियों के साथ ये होता है, हमेशा ये होता है, और बहुत सारे पुरुषों के साथ भी, कि बहुत लेट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है बहुत लेट, लेकिन भीतर जो ड्राफ्ट बन रहे हैं। उत्कर्ष मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था, माँ कब लिखूं? बोले बेटा ड्राफ्ट अंदर बनते जा रहे हैं, वो पन्ने बिखरते जा रहे हैं, और ये दूसरी तरह के लेखन आप लोग कर ही रहे हैं। आप हवा में उंगलियों से जो लिख रहे हैं, उनकी परछाइयाँ आपके भीतर हैं। जो कश्मकश आपके भीतर है, वो पहला ड्राफ्ट बना रही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब उसको, ये चिड़िया उड़ तो रही है, मगर इसको जमीन पे उतरना कब है, इसकी एक अवधि आएगी जब धीरे धीरे सारे लगाव छूट जाएंगे और निरपेक्ष हो जाइएगा। होंगी ही आप, तो ये भी समय आएगा। Just one more question. More comfortable if I hold it. Just have an alternate theory. Sita actually wanted to run off with Ravan. पहले उसको भेज दिया लक्ष्मण को, उसके बाद राम को पीछे भेज दिया, उसके बाद लक्ष्मण रेखा थी and she stepped outside. And all of this that is written, how can you claim it was not written by one man who is trying to portray her as somebody great? And why did she not have agency to love Ravan if she wanted to? Pardon me, come again. What is So why it? did she? Why Why are you denying her agency to love Ravan? So all of this narrative has been written by some patriarchal person like Manu or somebody else. I'm not denying anything. You know, life itself is an open-ended thing. You cannot deny anybody the opportunity to fall in and out of love. You know, compassion is the ultimate thing in life. This is what I want to tell you. If you're compassionate towards, you know, passion also is tamed into compassion. Once you've attained the level of compassion, then, you know, it's also beyond love. You know, it's on a higher pedestal. Once you've attained that, you need not step down. If you feel like stepping down for a change, fine. Otherwise, you've already attained that level of transcendence. So you've accepted him in his life, in the sense, the moment you choose, the moment I chose to enter into a dialogue with you, sir, right now, I accepted your point of view. I didn't ignore you, isn't it? So you are in the fold of my life. You are one of my choices. So I have this choice need not, I mean, it's an existential choice. One has to take a choice at every point. Would you like to say something? Yes, Anish? yes. I want to add to this that this idea somehow, you know, and you raised a very important point that it is somebody's conception of Sita. So yes, you know, Valmiki's Ramayana and Manas's Sita, Tulsidas is Sita. They're all conceptualizations. And today maybe it has become very fashionable to see Sita through the lens of what many men think of independent, empowered, and liberated women.
that, oh, she is a liberated woman, maybe she wants to run off with the first man that she looks at. Maybe that lens also needs to be tweaked a little. Is that what Sita was like? Or is that again a lens that we are imposing on her today in modern times, that pre-modern conceptualizations of Sita were? We are reducing her to one archetype. We need not do that. Thank you. Compassion is the word we should always keep in mind. Thank you very much, Anamika ji. Thank you, Mr. ji, for this beautiful conversation. Thank you so much, Pratap.